हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का भारती ऑनलाइन स्कूल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपकी कक्षा 8 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे और वो क्वेश्चन उस पैटर्न पर हल करेंगे जिस पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का अंक भार उनके सामने अंकित है कि जो भी आप ये प्रश्न है वो आपको सभी प्रश्न करने हैं और जो भी प्रश्न जितने नंबर का है वो उनके सामने अंकित हैं। भाग ए में वो प्रश्न आएंगे जिनको आपको सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न नंबर 1, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। आपने ये कविता पढ़ी है कि अभी न होगा मेरा अंत, ये किसके लिए कहा गया है, कौन सी ऋतु है जिसके लिए कहा गया है। गर्मी के लिए, सर्दी के लिए, वसंत के लिए, वर्षा के लिए। तो आपको पता है गर्मी के लिए नहीं कहा गया, सर्दी के लिए भी नहीं कहा गया, वर्षा के लिए भी नहीं कहा गया, ये कहा गया है वसंत ऋतु के लिए। इसका ऑप्शन है स, ये सही उत्तर है इसका। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। कि लाख की चूड़ियों को जो आकार दिया जाता है वो आकार देने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी वस्तु है, मुंगेरियां। इसका हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 3, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। ये प्रश्न है 1 नंबर का कि अमृत है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है। तो अमृत शब्द का विपरीत जल भी नहीं होता, दूध भी नहीं होता और पीयूष भी नहीं होता। उसका विपरीत होता है विष। अमृत यानी जो इंसान को अमर कर दे और विष जहरीला होता है। ये अमृत का बिल्कुल विपरीत शब्द है। प्रश्न नंबर 4, प्रत्यूष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। 1 नंबर का है प्रत्यूष। प्रत्यूष का जो समानार्थी शब्द है वो है प्रातः काल। प्रत्युष का अर्थ प्रातः काल। प्रश्न नंबर 5, बदलू को किस चीज से चिढ़ थी। कि बदलू कौन सी चीज ऐसी थी जिससे वो चिढ़ता था, यानी कि वो उससे नफरत करता था। प्रश्न है 1 नंबर का कि लाख की चूड़ियों से नहीं, बदलू लाख की चूड़ियों से नफरत नहीं करता था, वो तो उसका एक धंधा था, वो तो उसका एक रोजगार था। रबड़ की चूड़ियों से भी नहीं करता था, लोहे की चूड़ियां होती नहीं है जिनसे न वो नफरत करेगा, वो करता था सिर्फ कांच की चूड़ियों से। बदलू किस चूड़ी से नफरत करता था, कांच की चूड़ियों से। तो इसमें आपको लगा देना है ब। प्रश्न नंबर 6, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण क्या है। प्रश्न 1 नंबर का, इस वाक्य में विशेषण है फर्स्ट, फर्स्ट क्लास इसमें विशेषण है, इसमें क्या लगा दोगे आप, ब। ठीक है, कि हम भिखमंगों की, यहाँ पर इस और आ जाएगा कि हम भिखमंगों की इस खालिस्तान लुटाकर प्यार चले कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। ये प्रश्न 1 नंबर का, इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। अगर आपको ये कविता याद होती तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा हम भिखमंगों की इस दुनिया में, क्या आ जाएगा, इस दुनिया में। तो इसका हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 8, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है। कि जो चिट्ठी आती है उसको तमिल में क्या कहते हैं। तो पत्र तो आपको पता है, पत्र तो हमें कहते हैं संस्कृत में, पर चिट्ठी को पत्र कहा जाता है। कागद, कागद कहा जाता है कन्नड़ में। ठीक है, उत्तरम कहा जाता है तेलुगु में। ठीक, और काड़िंद, काड़िंद कहा जाता है आपकी तमिल में। ठीक है, तो ये आपको किताब में से और देखकर जो बाकी नाम है वो भी याद कर लेने हैं कि पत्र को, वो चिट्ठियों को किस भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न है 1 नंबर का, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद रवि प्लस इंद्र नहीं हो सकता, रवि प्लस इंद्र ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों सेम सेम हो गए, ए और स दोनों सेम हो गए। और रवि प्लस इंद्र ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ब,
ब सही उत्तर है। रवि प्लस इंद्र यानी कि छोटा वी हो जाएगा। वो छोटा वी और ई मिलकर बन जाएंगे बड़े ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रविंद्र। तो इसका आंसर है ब। दो शब्दों को मिलने से क्या बनता है? प्रश्न नंबर 10 है आपका, दो शब्दों को मिलने से क्या बनता है? ये 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपको सभी को पता है कि दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? समास बनता है। ठीक है, आगे। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? प्रश्न है 1 नंबर का। ये कविता हमने पढ़ी है कि मैं चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। ठीक है, तो चिड़िया की चोंच में अभी तक तिनका दबा हुआ था। प्रश्न नंबर 12, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कि जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बड़वा, ये तो कोई शब्द नहीं होता। जड़बा, ये भी नहीं होता। और अड़बा, ये भी नहीं होता। जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? दड़बा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स। प्रश्न नंबर 13, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? कि जो ये कविता हमने सुदामा और श्री कृष्ण की जो कविता पढ़ी थी, उनमें जो नैने नैन की आंखों के आंसुओं से कौन किसके पैर धोता है उसके बारे में बताना है। तो सुदामा ने श्री कृष्ण के, तो ये हमें पता है कि सुदामा ने तो श्री कृष्ण के पैर नहीं धोए, श्री कृष्ण ने सुदामा के। और ये सही है कि श्री कृष्ण है वो जो सुदामा के पैर अपनी आंखों के आंसुओं से धोता है। द्वारपाल ने सुदामा के, नहीं ये भी नहीं है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण के, नहीं ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है, इसमें है ब। ठीक है, प्रश्न 14, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? जिस राज्य में साइकिल आंदोलन हुआ था ना, वो जो जिला है वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये हमें पता है कि राजस्थान में नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश में भी नहीं पड़ता, केरल में भी नहीं पड़ता, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। गवरिया की टोपी पर कितने फुंदने थे? कि जो गवरिया थी उसकी टोपी पर कितने वो जो फुंदने दर्जी ने लगाए थे? तो दर्जी ये खुश होकर, जब गवरिया उसको उसकी मेहनताना दे देती है तो दर्जी बिल्कुल खुश होकर उसके टोपी पर कितने फुंदने लगा देता है? 5 फुंदने लगा देता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ जो शब्द सीमा बताई गई है उन्हीं शब्दों तक उनके आंसर देना है, यानी कि प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर देना है कि 20 से 30 शब्दों में पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न आपका ये है 2 नंबर। तो यह बस की यात्रा वाला पार्ट है, उसमें से ये प्रश्न है कि जो समझदार आदमी है उनको शाम वाली बस में सफर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है उसके, तो वो उत्तर देना है। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भलीभांति परिचित थे। कि जो लोग लेखक को यह सलाह देते हैं कि इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस बस को भली भांति जानते थे कि इस कि बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं पता, कि ये बस ऐसी है जो कहाँ भी खराब हो सकती है, इसके बारे में हमें कोई कहीं का पता नहीं है। कहा जा सकता है वह बस जीर्ण शीर्ण थी, इसके खराब होने पर रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े। कि वो बस इस प्रकार से है कि ये खराब हो जाए तो हम रात कहाँ पर गुजारेंगे वो उस बात का किसी को कुछ भी नहीं पता है। लोगों के अनुसार यह बस डाकिन की तरह है और क्योंकि ये बार बार खराब होती है, वो कहीं भी कुछ भी घटना हमारे साथ कर दे, उस प्रकार से ये बस लोगों के सोच में थी। प्रश्न नंबर 8, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है ये 2 नंबर का। ठीक है, तो हमें वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है।
ठीक है, कि वसंत ऋतु है जो सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में बदलाव देखने को मिलता है। कि ये एक ऐसी ऋतु है जहाँ पर प्रकृति में बदलाव देखने को मिलता है। वसंत ऋतु में पेड़ों पर हरे भरे पत्ते व नई डालियां आ जाती हैं। फूलों वाले पौधे पर नई नई कलियां खिल जाती है, और जो फूलों वाले पौधे होते हैं उन पर नई नई कलियां खिल जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो नीचे मुहावरे दिए गए हैं उनको वाक्य में प्रयोग करना है, और जो दो मुहावरे हैं उनको वाक्य में प्रयोग करना है, और वो एक मुहावरा 1 नंबर का है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 9 2 11 होना, ये मुहावरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना होने का मतलब है भाग जाना। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी कि पुलिस के आते ही चोर वहां से फरार हो गए। आंखों का तारा, दूसरा मुहावरा, आंखों का तारा यानी अत्यधिक प्यारा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चे अपनी माँ के आंखों का तारा होते हैं। कि बच्चे हैं जो अपनी माँ के आंखों का तारा होते हैं, यानी माँ के बहुत लाडले होते हैं। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, कि प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। कि जो ये प्र है, जो उपसर्ग यानी कि शब्द से पहले लगने वाला उपसर्ग, जो सबसे पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्र यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है। और इससे मिलकर बनने वाले 2 शब्द बनाने हैं हमें, और एक हर शब्द 1 नंबर का रहेगा, तो हमें 2 बनानी है, इसलिए हमारा प्रश्न ये 2 नंबर का है। ठीक है। प्र प्लस बल, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रबल। ठीक है। और दूसरा प्रयोग करेंगे प्र प्लस योग, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रयोग। ठीक है। तो ये दोनों आपके 2 नंबर आपके पाले में आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा है प्र प्लस बल बराबर प्रबल, प्र प्लस योग बराबर प्रयोग। ये हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर पीडीएफ में ही कर दिया है। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कि जो कोरोना है, जो अभी लोग सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया, तो वो अभी गया नहीं, वो हमें अभी भी उसकी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कि जो कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कि हमें 2 उपाय लिखने हैं, प्रत्येक उपाय 1 नंबर का रहेगा, तो हमें 2 उपाय लिखने हैं। हमेशा मास्क लगाकर रखें। कि कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाकर रखना चाहिए। हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक साफ धोएं, और जो हाथों के जो साबुन लगाते हैं वो उससे हम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ना चाहिए, जिससे कि वो साफ हो जाए। और तीसरी गाइडलाइन आप और बता दीजिए अपने हिसाब से, वो क्या है? कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है। ठीक है। तो ये तीसरी थी, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही लिखनी है। प्रश्न नंबर 12, गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ये प्रश्न 2 नंबर का है। कि गाड़ी चलाने वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हमें वो लिखना है। गाड़ी चलाते समय हमें निम्न सावधानी रखनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय आगे और पीछे चल रहे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखें। कि जो गाड़ी हम चलाते हैं, तो हमारे आगे और पीछे जो भी वाहन है उनसे हमें एक बीच में निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी को कंट्रोल कर सके। कि जब हमें गाड़ी आगे पीछे करनी हो तो हम उसको कंट्रोल कर सके, या आगे कुछ घटना हो तो हम उसे हमारी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, इसलिए हमें उसमें बीच में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय बाएं तरफ ही गाड़ी चलाएं, और जो गाड़ी चलाते हैं उस समय हमें बाईं तरफ ही गाड़ी चलानी चाहिए। हेड लाइट जलाकर रखें, और जो सामने वाली लाइट होती है उसको जलाकर रखनी चाहिए। सड़क अथवा सड़क के किनारे गाड़ी खराब होने पर इंडिकेटर देते रहें। और अगर जब सड़क या सड़क के किनारे गाड़ी खराब हो जाती है, या आप सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, तो आपको गाड़ी के इंडिकेटर चालू रखने चाहिए, जिससे कि जो सामने से पीछे से जो भी कोई गाड़ी आए उसको पता लग जाए कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है?
ये प्रश्न 3 नंबर का है कि साइकिल है जो उसको विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। ठीक, इसका उत्तर, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो इसे सीखना और चलाना बहुत ही आसान है कि साइकिल को आराम से पेडल देते हैं तो वो चलने लग जाती है। यह बहुत कम खर्चीली है और यह इसमें बहुत कम खर्चा होता है क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता और ये आती भी बहुत सस्ती है तथा इससे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं और इसे सब चलाते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी हैं सब लोग चला सकते हैं। साइकिल बिना किसी ईंधन के केवल पैडल मारते ही चुपचाप बड़ी विनम्रता से चलने लगती है कि साइकिल को पैडल लगाते हैं तो वो चुपचाप चलने लगती है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त सवारी है और जो ये साइकिल होती है ये कुछ किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण कुछ भी नहीं करती, यहाँ तक कि शोरगुल भी नहीं करती है और ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। प्रश्न नंबर 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है कि जो हमने पढ़ी थी कामचोर कहानी ये हमें क्या संदेश देती है उसके बारे में लिखना है। यह प्रश्न आपका 3 नंबर का है। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, कि बच्चों को घर के कामों से बिल्कुल ही दूर नहीं होना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवाकर उनमें काम करने की आदत डालें, न कि उन्हें पूर्णतः नौकरों पर निर्भर कर दें, कि बच्चों को छोटे छोटे काम करवाने चाहिए। कामचोर कहानी में हमें यह दर्शाया गया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं और फिर जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ नहीं कर पाए। कि जो कामचोर कहानी में हमें यह संदेश मिला कि जो पहले बच्चों को तो काम करने दिया गया नहीं और फिर बाद में उनको काम बताया गया तो वो उस काम को कर नहीं पाए। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। अपनी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की थी कि बच्चों को जब काम बताया गया तो वो अपनी ओर से तो पूरा कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले काम सिखाया नहीं गया था। ठीक है, तो इससे हमें यह संदेश मिलता है। तो ये सही लिख दोगे, आपकी कहानी पढ़ी हुई है तो ये 3 नंबर आपके पाले में चले जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 से 17 नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि जो ये 3 प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, 15, 16, 17। ठीक है, तो इस गद्यांश में से पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी सी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 15 इसी पैराग्राफ में से देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। नदी कहाँ पर बहती थी, कि ये नदी थी जो कहाँ पर बहती थी। तो ये नदी बहती थी पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। कि जो पर्वत थे उनकी जो अंधेरी घाटियां थी उसके अंदर एक नदी बहती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। तो हमने ये पैराग्राफ में कहाँ पर पढ़ा था कि जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो हमने यहाँ पर इस 16वें नंबर के क्वेश्चन में ये लिख दिया कि दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। ठीक है, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। शोर मचाना शब्द है उसका अर्थ बताना, तो उसका अर्थ है आवाज करना, जिस प्रकार से आप करते हो जोर जोर से आवाज। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कि जो नीचे जो ये पंक्तियां दी गई है उनका हमें भावार्थ लिखना है। तो इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ। शीश पग न जगा तन में
प्रभु जाने को आही बसे कोई ग्रामा। दोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाया उपानहु को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावे आपनो नाम सुदामा। ठीक है, तो इन पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। तो इनका भावार्थ मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। कि जो बाहर एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ है वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई करता, कि वो कुछ भी नहीं पहन रखा है। पता नहीं कि वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी सी धोती और गमछा पहने हुए हैं, कि वो हमें कुछ भी नहीं बताया और वो फटी सी धोती और एक गमछा पहने हुए हैं। उसके पैरों में जूते भी नहीं है और वो चप्पल भी नहीं पहन रखा है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है, कि वो वहां पर बाहर खड़े खड़े पृथ्वी और महल की सुंदरता है उसको देख रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल श्री कृष्ण को कहता है कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका पता पूछ रहा है। भाग से प्रश्न 19-20 किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए, कि आपको एक शीर्षक दिया जाएगा, उस पर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, तो पहला शीर्षक है मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहानी प्राचीन काल की है। एक राजा था, वो घूमने जा रहा था। राजा ने रास्ते में एक पत्थर रखा देखा। वह इंतजार करने लगा कि कोई आकर इस पत्थर को यहाँ से हटाए। तभी राजा के कुछ साथी वहाँ आ गए। उन्होंने पत्थर हटाने के बजाय राजा को ही उस पत्थर को वहाँ होने का जिम्मेदार ठहराया, कि जो राजा के साथी थे वो पत्थर को नहीं हटाए और वो उस राजा को ही उस पत्थर को वहाँ पड़े रहने का जिम्मेदार ठहराने लगे। परंतु किसी ने पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की और किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पर पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद वहाँ से एक किसान गुजरा। वह अपने सिर पर सब्जियों का बोझ रखे हुए था। उसने वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा देखा। उस किसान ने सब्जियों को नीचे रख कर उस पत्थर को हटाने लगा। कुछ समय पश्चात पत्थर उठाने में वो कामयाब हो गया। किसान थोड़ी देर बाद पत्थर उठाने में कामयाब हो गया और फिर वह सब्जियों को सिर पर रखकर चलने लगा। जब वह सब्जियों को सिर पर रखने लगा, उसने देखा कि जहाँ पर पत्थर रखा था वहाँ एक थैला पड़ा है। उसने सब्जियों को नीचे रखकर उस थैले को उठाया। उस थैले में सोने की असरफियाँ मतलब सिक्के थे। उसने वह थैला राजा के पास जाकर उन्हें देने लगा, लेकिन राजा ने वह थैला लेने के बजाय उस किसान को ही दे दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। वहां मौजूद राजा के व्यापारी दोस्त उस थैले को ललचाए नजरों से देख रहे थे। उस थैले को किसान को सुपुर्द करके राजा ने कहा कि तुमने इस रास्ते को साफ किया है और यहाँ से गुजरने वालों को जाने की सुविधा की है। इसलिए यह सारी असरफियाँ उस किसान की मेहनत का फल है। और राजा वहाँ चले गए। किसान वह असरफियाँ लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। अब इसका अथवा,
जैसे को तैसा। नदी के किनारे जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा था। एक दिन उसकी भेंट एक धूर्त शियार से हो गई। शियार ने ऊंट से मित्रता कर ली और उसके साथ ही रहने लगा। एक दिन शियार ने ऊंट से कहा, ऊंट भाई चलिए मक्का खाने के लिए नदी के उस पार चलते हैं। ऊंट ने कहा, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इस पर शियार ने कहा, चोरी करने के लिए कौन कहता है? मक्के का खेत तो मेरे एक मित्र का है। ऊंट मान गया और शियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार किया। मक्के के खेत में पहुंचकर शियार जल्दी जल्दी मक्का खाने लगा। जब शियार का पेट भर गया तो उसने ऊंट से कहा, ऊंट भाई मुझे हूँ आरी यानी हुआ हुआ करने का मन है, यानी चिल्लाने का मन है। ऊंट के मना करने के बाद भी शियार हुआ हुआ करने लगा। हुआ हुआ की आवाज सुनकर किसान खेत में दौड़ा आया। शियार तो भाग गया पर उसने ऊंट की बहुत पिटाई की। शियार भागकर नदी के किनारे आया और नदी पार करने के लिए ऊंट का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में लंगड़ाते लंगड़ाते ऊंट भी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पार करने के लिए शियार ऊंट की पीठ पर सवार हो गया। जब ऊंट शियार को लेकर नदी के बीच पहुंचा तो बोला, शियार भाई मुझे लौटने की इच्छा लग रही है। इस पर शियार ने कहा, पहले आप मुझे उस पार कर दीजिए और फिर लौटिए। कि जब शियार तो ऊंट को खेत में पिटवा कर आ गया, अब जब ऊंट नदी में लौटने की इच्छा कर रहा है तो शियार बोल रहा है कि पहले मुझे उस पार पहुंचाओ। शियार की बातों का ऊंट पर कोई असर नहीं हुआ और वह लौटने लगा। शियार नदी में डूब डूब कर अधमरा हो गया और किसी प्रकार जान बचाकर इस पार आ गया। जब जब यह बात जंगली जानवरों ने सुनी तो कहा, जैसे को तैसा। प्रश्न नंबर 20। स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधान अध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रश्न होगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपका नाम होगा दीपिका। चाहे आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो ये प्रार्थना पत्र लिखना है वो दीपिका के नाम से लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर राज्य। विषय आवश्यक कार्य हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं परिवार सहित 3 दिन के लिए देहरादून घूमने जा रही हूँ। इसलिए मैं आगामी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये जो आप तारीख लिखे तो उसमें ध्यान लगाकर लिखना कि उस तारीख में आपकी परीक्षाएं न हो। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। और उसके बाद आपको लगा देना से धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपिका। जो पर्सन में नाम बताया गया था वो दीपिका, कक्षा 8वीं। ये आपकी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र पूरा हो जाता है यहाँ पर। इसी का अथवा विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर, यहाँ पर पात्रों नहीं छात्रों हो जाएगा, छात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। कि आपको 2 छात्रों का चयन करना है और फिर उनको आपस में बातें करवानी है। वार्षिक उत्सव पर उनको आपस में बातें करवानी है। तो आपके एक विद्यार्थी का नाम है यथार्थ और दूसरे का नाम है धैर्य। ठीक, अब ये दोनों विद्यार्थी आपस में बात करेंगे। चलो लिखते हैं। यथार्थ बोलता है, हे धैर्य, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? समय तो हो गया है। यथार्थ धैर्य को बोलता है कि आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारा समय तो हो गया है। फिर धैर्य बोलता है, हे मित्र, आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव होना है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा। फिर यथार्थ, आज तुम्हारे विद्यालय में उत्सव है, तब तो वहां बड़ी रौनक होगी। उत्सव का प्रबंधन कौन कर रहा है? धैर्य, उत्सव के प्रबंध के लिए कुछ छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहां उपस्थित हैं। यथार्थ, ये क्या तुम प्रबंध कार्य में शामिल नहीं हो?
फिर धैर्य, नहीं, मैं तो बस विद्यालय का समारोह, उत्सव व सजावट देखने के लिए जाऊंगा। यथार्थ, चलो मित्र, हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का समारोह देखना है। दोनों मित्र विद्यालय चले जाते हैं। धैर्य, विद्यालय पहुंचकर, यह हमारा विद्यालय है, यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे हुए हैं। यथार्थ, ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है। आज के सभाध्यक्ष कौन होंगे? फिर धैर्य, सभाध्यक्ष हमारे शिक्षा निदेशक होंगे, वे अभी आने वाले हैं। शिक्षा निदेशक महोदय आ जाते हैं, अभी समारोह प्रारंभ हो जाता है। फिर यथार्थ, हे मित्र, आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है? धैर्य, आज अनेक प्रकार का कार्यक्रम है, कुछ छात्र छात्राएं गीत गाएंगे, कुछ अभिनय करेंगे तथा कुछ खेलों का प्रदर्शन करेंगे। फिर पुरस्कारों का वितरण होगा, अंत में सभाध्यक्ष का भाषण भी होगा। यथार्थ, क्या सभापति तुम्हें भी पुरस्कार देंगे? धैर्य, मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था, मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। थोड़ी देर बाद समारोह प्रारंभ हो जाता है, दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों के वार्तालापों को सही तरीके से लिख देते हैं तो आपको ये नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 21, ये प्रश्न आपका 8 नंबर का है। इस पे किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। हमारा विद्यालय, या किसी यात्रा का दृश्य, या स्वच्छ भारत अभियान। इस पर किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो आइए लिखते हैं। पहला, हमारा विद्यालय। इसमें पहले आएगी प्रस्तावना। विद्यालय देश के वह पवित्र स्थल है जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता है। विद्यालय विद्या की देवी का पावन मंदिर है। जिस स्थान पर विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते हैं वह स्थान भी विद्यालय कहलाता है। विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्यालय अर्थात विद्या का घर। विद्यालय में गुरु एवं शिष्य के संबंध अत्यंत मधुर होते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। हमारे विद्यालय का नाम भारतीय विद्या मंदिर है। विद्यालय भवन, हमारे विद्यालय का भवन अत्यंत सुंदर एवं विशाल है। इसमें 20 कमरे हैं। प्रत्येक कमरा हवादार एवं प्रकाश युक्त है। आगे, पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद कक्ष, स्काउट कक्ष एवं एक बड़ा मीटिंग हॉल भी हमारे विद्यालय में है। शिक्षकों के बैठने के लिए स्टाफ रूम है। प्रधानाचार्य का कक्ष मुख्य द्वार के पास ही है। प्रत्येक छात्र के बैठने के लिए अलग अलग कुर्सी मेज की व्यवस्था है। अब विद्यालय का वातावरण, यह दूसरा टॉपिक। हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक हैं। सभी शिक्षक अपने अपने विषय के विद्वान हैं। छात्रों के साथ शिक्षक बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कक्षा शिक्षक इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि छात्रों को सब कुछ समझ में आ जाता है। शिक्षक अपने साथ शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री लाते हैं जिससे हम सब छात्र अत्यंत रुचि के साथ पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अत्यंत सुंदर है। जिस समय कक्षाएं चलती है उस समय पूरे विद्यालय प्रांगण में शांति रहती है। जिन छात्रों का समय खेलकूद का समय है वे चुपचाप पंक्तिबद्ध होकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ खेल कूद के शिक्षक तरह तरह के खेल सिखाते हैं तथा साथ खेलते भी हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य अत्यंत कुशल प्रशासक हैं। वे अनुशासन प्रिय हैं। वे स्वयं अच्छे खिलाड़ी हैं तथा अंग्रेजी विषय में PhD हैं। उनका व्यवहार शिक्षकों के साथ तथा विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छा रहता है। विद्यालय की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय की सफाई करने के लिए 4 अनुचर भी हैं। अनुचर यानी जो चपड़ासी आते हैं वो। उपसंहार विद्यालय व्यवहारिक नियमों की शिक्षा देते हैं। यहाँ हमें मिलकर रहना सिखाया जाता है।
माता पिता गुरुजनों का आदर करना हमें यह सीखने को मिलता है। देश के प्रति प्रेम रखना तथा राष्ट्रीय एकता की बातें विद्यालय में सिखाई जाती हैं। अपना विद्यालय मुझे कितना पसंद है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। विद्यालय मेरा पूजागर है। मैं इसकी वंदना करता हूँ और नित्य प्रति इसे शीश झुकाकर नमन करता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो ये पूरे 8 नंबर आपके तरफ हो जाएंगे। चलो इसका अथवा और लिखते हैं। किसी यात्रा का दृश्य, कि आपने कोई यात्रा की हो उसका एक दृश्य लिखना है। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना और वहाँ की संस्कृति के विषय में जानना बहुत अच्छा लगता है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने भी अपने परिवार के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने की योजना बनाई और तभी मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि आप गर्मी की छुट्टियों में भ्रमण के लिए शिमला जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हम सबको उनका सुझाव पसंद आया और हम यात्रा की तैयारी में लग गए। हमने शिमला बस में जाने को निर्धारित किया। निर्धारित दिन हमने शाम के समय शिमला की बस ली और शिमला के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में बने रास्ते जहाँ एक तरफ डरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आनंद को भी दोगुना कर रहे थे। गाने गाते और गाने सुनते हम कब शिमला में प्रवेश कर गए ये पता ही नहीं चला। हम रात के 8 बजे लंबा सफ़र तय कर शिमला पहुँचे, जहाँ पर हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। वहाँ के लोगों ने पहाड़ी वेशभूषा पहन रखी थी और घर आधुनिक तरीके से बने हुए थे। वहाँ पर पेड़ तरह तरह के सुंदर रंग बिरंगे फूलों में लदे हुए थे। हमने थोड़ी देर आराम कर मॉल रोड की चकाचौंध को देखना प्रारंभ किया, जो कि रात के समय दुगनी हो जाती है। अगले दिन हम तैयार होकर जाखू मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके दर्शन के लिए निकले। जाखू मंदिर में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। मूर्ति की चढ़ाई करते वक्त हमने उसकी प्रसिद्धि और मान्यताओं के विषय में जाना। दर्शक के बाद हमें नीचे मॉल रोड पर आए और रीझ गए। उसके बाद हमने पूरा दिन शिमला के संग्रहालयों को देखने में व्यतीत कर दिया। अगले दिन हम कुफरी के लिए निकले, जहां हमने 2 दिन व्यतीत किए, या दिन हो जाए। प्रकृति के असली सौंदर्य का आनंद लिया। सुबह हिमालय की पहाड़ियों में उदय होती और सूर्य की किरणें, पक्षियों की चहचहाट और शांत वातावरण बहुत ही सुखदायक था। 2 दिन कुफरी रहने के बाद हम वापस अपने घर आने के लिए निकले। हम अब थक चुके थे और सबके दिलों में बिताए गए 4 दिनों की यादें थी। शाम तक हम सब घर पहुंच गए। शिमला की यात्रा हमारे जीवन की सबसे यादगार यात्रा थी, जिसकी यादें आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। ये हमने एक यात्रा का दृश्य व्यतीत किया है जहाँ पर हमने घूमने गए। इसी के साथ आप इस चैनल भारती ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आगे आपके एग्ज़ाम के आधार पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन है, उसकी वीडियो आपको दी जाएगी।